हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही होगी। तो गाइज़, आज का सेशन हम लेकर आए हैं वही जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसी का आगे का चैप्टर, यानी कि आगे की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी 2015 का क्लास पेपर प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है और क्लास नंबर उसकी 6 होगी। यानी कि जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका हम पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। उसकी आज क्लास नंबर 6 है। एक क्लास में 5 से 6 क्वेश्चंस हम करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए 5 से 6 में हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपने अगर पहले की और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। टीजीटी का 2019 का तो हमने कंप्लीट पेपर कर लिया है। प्लेलिस्ट में मैराथन क्लासेस पढ़ी हैं। प्लेलिस्ट में जब आप मैराथन क्लासेस में जाओगे उसमें 3-4 क्लासेस हैं, उसमें कंप्लीट 2019 का पेपर जो है मैंने डाला हुआ है, आप उसका कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हो। अब ये जो क्लासेस हैं ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, देखिए यूपी टीजीटी का हम पेपर कर रहे हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। DSSB के टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। LT ग्रेड में मैथ सब्जेक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। EMRS की जो हाल ही में वैकेंसीज आई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बिहार का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, तो बिहार के जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जहाँ पर भी सब्जेक्ट आपका मैथ्स है उस हर एग्ज़ाम के लिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वास्तविक मान फलन f(x) = (9 - x²) का परास क्या होगा। रेंज आपसे पूछी है एक रियल वैल्यूड फंक्शन की, और फंक्शन क्या है √9 - x²। अब इस क्वेश्चन से आप सीख जाओगे रेंज कैसे निकालते हैं, और रेंज का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो देखो रेंज कैसे निकालते हैं आपको ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए रेंज के लिए आपको क्या करना होता है, अब देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। वास्तविक मान f(x) के लिए रेंज हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसका अंडर रूट हटाओगे। सबसे पहले आप इसका अंडर रूट आपने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा y², ये हो जाएगा 9 - x²। क्लियर है इतनी बात। अब हमने क्या किया, x² को हम इधर ले आए और y को इधर ले गए, तो ये हो जाएगा x² = 9 - y²। ठीक, आगे क्या किया है, आगे x की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब यहाँ से इसका अंडर रूट हो जाएगा, इधर ले जाएंगे स्क्वायर को, तो इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब इस के कहने का मतलब है गिवन इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो x की वैल्यू आई है, तो जो अंडर रूट में वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब जब 9 - y² ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, इसको अगर हम y² - 9 कर दे, माइनस कॉमन ले ले, तो एरो जो होता है ना, ये साइन कंपैरिजन का चेंज हो जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक, अब क्या किया हमने, 9 हम इधर वाली साइड ले गए इक्वल में, और आपको पता है कि जब 9 का जो अंडर रूट होता है, 9 का जब निकालेंगे हम अंडर रूट, तो +3 और -3 आता है, +-3। दैट मीन्स y जो है वो -3 और +3 के बीच में लाई करेगा, और इनके इक्वलेंट भी होगा, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, साइन मेरे पास लेस का भी है, इक्वल का भी है। और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, -3 और +3, तो किसके बीच में y लाई करेगा, -3 और +3 के लिए। परंतु y ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने y की वैल्यू यहाँ पर क्या ली है, ग्रेटर इक्वल टू 0 ली है। तो y की हम जो नेगेटिव वैल्यू है वो नहीं लेंगे, तो नेगेटिव को छोड़कर, तो नेगेटिव कहाँ तक होगी, -1 तक होगी, तो 0 से 3 तक आ जाएगी। 0 से 3 तक आपकी वैल्यू आ जाएगी क्लोज्ड इंटरवल में। नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन ही हमने क्या ली है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3 के बाद -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, उनको छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा, 0 ले सकते हैं, और कहाँ तक जा सकते हैं, 3 तक। तो ये आपका क्लोज्ड इंटरवल में 0 और 3 क्या आ जाएगी, रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, परास आपको क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर। एक आपको द्विपद दिया है x² + 1/x³, इसका आपको करना है एक्सपेंशन और निकालना है x⁻11 का कोएफिशिएंट। ठीक है, इस द्विपद से आपको x⁻11 का कोएफिशिएंट निकालना है। अब ये फॉर्मूला, पहले तो आप कोएफिशिएंट वाला याद रख लो, कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला समझ लो यहाँ से
क्या होता है, टी की पावर एक्स टी आर प्लस वन की पावर एक्स जो है ये किसके बराबर होता है, इसको टी आर प्लस वन रखो बस। टी आर प्लस वन किसके बराबर होता है, एन सी आर, ठीक है, एन सी आर जो पहली टर्म है उसकी पावर एन माइनस आर और दूसरी टर्म की पावर आर, ये फॉर्मूला होता है। तो एन की जगह इन्होंने क्या रख दिया है 10, दूसरी टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म क्या है 1/x, ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है फॉर्मूला में। एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, मान लो ये एक्स टर्म है और ये वाई टर्म है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। अब यहाँ पर क्योंकि देखो एन की वैल्यू है 10, पहली वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली 1/x, तो वो रख ली। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने देखो x यहाँ पर भी है, x को ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस आर हो जाएगा और x यहाँ पर कितना है -2r है, तो x को एक साथ कर लेंगे तो -2r और -r हो जाएगा -3r और 20 ये था x के साथ में, तो इन्होंने क्या कर लिया x को एक साथ करके लिख लिया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमें क्या चाहिए, x की पावर 11 का गुणांक चाहिए, तो जो x जिसका गुणांक आपसे पूछेगा ना उसके इक्वल आपको x की पावर को रख देना है। जिसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछेगा उसके इक्वल आपको क्या रख देना है, जो उसकी पावर है x की पावर को उसकी पावर के इक्वल रख देना है, क्योंकि x पावर 11 का चाहिए लेकिन हमारे पास x की पावर 20 - 3r है। तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, या पावर्स इक्वल होती है तो बेस को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 3। अब r की वैल्यू 3 आ गई है तो x की पावर 11 का गुणांक क्या होगा, 10c3 होगा। 10cr था ना, 10cr, r की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास, तो ये 10c3 की वैल्यू निकाल लेंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, x की पावर 11 का कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात आपको। चलिए ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। x की पावर 11 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा 10cr और r की जगह क्या रख दिया 3। क्लियर है, फिर इसको 10cr को ncr जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया, 120 इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 आपसे कहता है एक वेक्टर आपको दिया है वेक्टर c, इसका मापांक यानी कि मॉड पूछा है। तो जब भी किसी वेक्टर का मॉड पूछा जाता है तो अंडर रूट में आई जे के तीनों के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो अगर सी का आपसे मॉड पूछा है तो आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 162 और इसको हम 9√2 लिख सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन का चाहे वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, आपसे क्या पूछे मापांक या मॉड, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करके स्क्वायर कर देना और रूट में। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 45 में ए और बी आपको दिया है और बी क्रॉस ए की वैल्यू पूछी है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी आपको आना चाहिए, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बी क्रॉस ए आपसे इसमें पूछा है, तो आप क्या करते हो, जब आई जे के की फॉर्म में आपको इक्वेशन दी होती है तो पहले आई जे के लिख लेते हो, ठीक। फिर पहली इक्वेशन की जो अब देखो बी क्रॉस ए है तो पहले बी के टर्म्स लिखोगे, अगर ए क्रॉस बी होता तो पहले ए की लिखते, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 6, 4 और 4, तो आई जे के नीचे ए की वैल्यूज़ तो 6, 4, 4 लिखी जाएंगी और बी की 2, 4, 3 लिखी जाएंगी। पहले बी की वैल्यूज़ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बी की वैल्यूज़, क्योंकि पहले बी की लिख रही हैं और बी क्रॉस ए है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कई सेशंस में आपको बता दिया है कैसे करते हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। जब आप आई की मल्टीप्लाई करते हो तो जे और के वाली टर्म्स की करते हो। पहले कैसे करोगे, पहले 4 की इससे माइनस 4 की 3 से, फिर माइनस जे, देखो यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, पहले आई के लिए प्लस, जे के लिए माइनस और के लिए प्लस होता है। अब इन्होंने कैसे किया है मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमने जब आई के लिए किया इसकी इससे की माइनस इसकी इससे की, फिर जे के लिए कैसे किया, देखो जे के लिए कैसे करेंगे, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, तो जब यहाँ माइनस जे लिया तो मैंने क्या किया 8 - 18, इन्होंने 18 - 8 करके पहले ही इसको माइनस को प्लस कर दिया। समझ गए आप ये बात। और फिर के की करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24। क्लियर है ये बात। देखो जे का कैसे लेंगे, ये ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, इनके पहले जो साइन आता है। तो जे के लिए मैं आपको करके बताऊँ 2 चौक 8 माइनस 6 तिया 18, इन्होंने माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा।
अब निकालना सीख लेते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है कि अगर आपके पास देखो पैराबोला आपके पास होते हैं 4 तरह के, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये पैराबोलाज होते हैं। पहले वाले की बात कर रहा है, इसका आपसे पूछा है पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक समीकरण। इस वाले पैराबोला का प्राचलिक समीकरण क्या होता है, तो वो आप सीधा सीधा याद रखना है आपको फॉर्मूला। x बराबर होता है at² और y बराबर होता है 2at। याद रखना इस वाली पैराबोला की प्राचलिक समीकरण या पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x की वैल्यू उसमें होती है at² और y की क्या होती है 2at। क्लियर है, याद रखेंगे, डायरेक्टली याद रखना है इसको। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आपकी अटेंशन चाहता है, इसलिए आप थोड़ा इसको ज़्यादा अटेंशन दें। और हर सेशन की तरह मैं आपको बोलती हूँ कि या तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहें या पहले एक बार पूरा सेशन देख लें, उसके बाद खुद से ज़रूर सॉल्व करें, वरना आपको चीज़ें आधी क्लियर होंगी और आधी क्लियर नहीं होंगी। 47 आपको कहता है एक फलन है, फंक्शन है f(x) और उसको क्या बताया गया है। पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना सीखिए। देखिए ये कहता है f(x) की वैल्यू -x है जब x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से छोटी है, और f(x) की वैल्यू x है जब x जो है 0 और 1 के बीच है, और ये कहता है x की वैल्यू 2 - x है जब x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है। तीनों अलग अलग कंडीशंस के लिए x की तीनों अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं। ये वैल्यू, ये चीज़ें समझ के पहले यही समझना ज़रूरी है, और इसको बताना है ये किस पर परिभाषित है, 0 पर है, 1 पर है, क्या है, ये हम बाद में बताएंगे। पहले कर लेते हैं सॉल्व। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया, हमें जो क्वेश्चन दिया था। अब सबसे पहले 0 पर चेक कर लेते हैं, फिर 1 पर चेक करेंगे, ठीक। x बराबर 0 पर, अब 0 x में कहाँ है, 0 के बराबर अगर x है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, पहली वाली, क्योंकि यहाँ पर x 0 के बराबर भी है और छोटा भी है, तो वैल्यू क्या आएगी -x। तो जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो f(0) हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे -x में तो भी ये 0 हो जाएगा। अब अगर 0 + 0 करते हैं, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, हम इस वाली इक्वेशन को लेते हैं, तो भी x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और इससे छोटी लेंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि x तो सभी में है ना, ठीक है। इन दोनों का यूज़ यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर दोनों में x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये सब पर सेम वैल्यू दे रहा है, देखो सब पर मतलब किस किस पर, f(0) पर, f(0 + 0) पर, और f(0 - 0), इन तीनों पर अगर वैल्यू सेम है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और सतत है। तो f(0) पे 0, 0 + 0 पे भी 0, माइनस पे भी 0, ये दोनों कंडीशन आई है इसके अंदर, दोनों में 0 आ गया है, आप रख के भी देख सकते हो। अब 1 पर ट्राई कर लेते हैं। अब देखो x = 1 के लिए आप क्या लोगे, 1 के बराबर के लिए 2 - x है, 1 के बराबर की कंडीशन तो सिर्फ ये है ना, 2 - x, तो इसको याद रखना क्या है 1 के बराबर की कंडीशन, 2 - x। अब इसमें आप x की जगह 1 रखो तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1। फिर आपने इसमें 1 - 0 किया, फिर 1 रखा तो भी 1, 1 + 0 किया, 1 रखा तो भी 1, तो ये भी सारी वैल्यू सेम आ रही हैं, 1 1 1 आ रही हैं। दैट मीन्स 1 पर भी, f(1) पर भी क्या है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि f(0) पर भी वही, सॉरी वो 0 वाला निकल गया, f(1) पर भी वही है, f(1 - 0) पर भी वही है, f(1 + 0) पर भी वही है, तो तीनों पर इक्वल वैल्यू आ जाती है, तो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि फंक्शन x = 0 पर और x = 1 दोनों पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। एक कण है एक ऐसे वक्र के अनुदिश गति कर रहा है जिसका प्राथमिक समीकरण, जिसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, वो दी है। x की वैल्यू e⁻−et है, y की 2 cos t है और z की है sin t। इसका वेग क्या होगा। जब आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हों और आपसे वेलोसिटी पूछी हो तो उसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, वो आपको यहाँ लगाना है, नोट ज़रूर कर लेना उसको, ठीक। सीधा सीधा आपको क्या दी है, देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है x y z की, और आपसे वेलोसिटी पूछी है, तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई। अब देखो अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे, नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान से देख लो क्या है, कण का वेग बराबर होगा i/dx/dt + j dy/dt + k dz/dt। यानी कुछ नहीं करना है, x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन करना है,
y का विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन करना है और z का विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन करना है और i j k की फॉर्म में उनको लिख देना है। अब देखो x की पावर बराबर क्या है, e की पावर माइनस ए टी, ठीक। x की पावर माइनस ई टी का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, e की पावर माइनस टी, और माइनस टी का क्या हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी। अब देख लेते हैं y का, y बराबर 2 cos t, तो 2 कांस्टेंट रहेगा, cos का होता है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा -2 साइन टी। z बराबर साइन टी है, साइन टी का क्या हो जाएगा dz अपॉन डी टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी होता है, इसको लिख दिया। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है तो कैसे करोगे, नोट कर लेना इसको, आयोटा डी एक्स बाई डी टी प्लस जे डी वाई बाई डी टी प्लस के डी जेड बाई डी टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सीधी सी बात है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर जेड की। देखो इसको आप सॉल्व मत करना, जिस तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना, हाइपरबॉलिक में माइनस में 1 होता है, बस इतना याद रखना। कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर जेड क्या होता है 1। क्लियर है। अब देखो कैसे है, थोड़ा सा समझ लो चाहे इसको आप। कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, हमने दोनों में आई इंक्लूड कर लिया, कॉस आयोटा एक्स का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं साइन आयोटा एक्स अपॉन आई का स्क्वायर, दोनों में आई इंक्लूड कर लिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा को भी हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसमें माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है, ये साइन हाइपरबॉलिक आ जाएगा, तो इससे यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर आयोटा एक्स, और ये आई स्क्वायर का -1 जाके इसको कर देगा प्लस साइन स्क्वायर आई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए 50th क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समीकरण x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 के मूल यानी रूट्स AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। सार्वांतर होता है D, और जब भी मूल आपके किस में होते हैं AP में, ठीक है। तो AP में आप हमेशा मूल कैसे लेते हो, अब क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 ही रूट होंगे इसके, तो आप पहला लेते हो a - d, दूसरा लेते हो a, और तीसरा लेते हो a + d, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। 3 आप समांतर श्रेणी में मूल क्या लोगे, a - d, a और a + d। अब सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाओगे, -b अपॉन a होता है, ठीक है। माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम करोगे इनका भी आप, a - d प्लस a प्लस a प्लस d, तो d से d गया 3 आएगा, तो ये रहा 3a, और सम ऑफ द रूट्स होता है -b अपॉन a, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 4। अब मूलों का गुणनफल लगाओगे जो कि होता है -c अपॉन a, ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें -d अपॉन a, मूलों का जो गुणनफल होगा यहाँ पर अल्फा बीटा गामा वो होता है -d अपॉन a। अब d की वैल्यू क्या है -28, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 28, तो मूलों का गुणनफल कर दिया और 28 लिख दिया। इसको बस a की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ 4 हमारे पास है, तो d सार्वांतर इन्होंने पूछा था वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ फॉर्मूला पता है कि अगर मूल होते हैं AP में तो हम क्या रूट्स लेते हैं a - d, a और a + d लेते हैं, और मूलों का मान लीजिए मूल हमारे पास a - d, a और a + d हैं, मूलों का जो योग होता है क्यूबिक इक्वेशन में -b अपॉन a होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है क्यूबिक में -d अपॉन a होता है। ये अगर आपको पता है तो आराम से आपने पहले से a निकाल लिया, फिर a की वैल्यू इसमें रख के d निकाल लोगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो खुद से ज़रूर लगाना है, क्लियर हो जाएगा। तब भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख कर पूछ लेना। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो ज़रूरी वीडियोज़ हैं, कंटेंट वाली वीडियो है या इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक होती है वही दी जाती है। चाहे तो आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। बस जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं केवल उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच जाएगी। तो अब अपनी पढ़ाई
लगातार करते रहिए। ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी लगातार करते रहो। वैकेंसीज़ जो पेंडिंग है वो ज़रूर आएंगी, एकदम से आ जाएंगी और टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा तैयारी के लिए। तो तैयारी अपनी आज अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।